Hello everyone. So today we will discuss about income tax. So let's start. So इनकम टैक्स क्या है? हमें नेम ही सजेस्ट कर रहा है इनकम टैक्स, यानी कि जो हमारी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स. सो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इनकम टैक्स है क्या, कैसे लगता है. सो सबसे पहले क्या है? इनकम टैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स. कि जो इनकम टैक्स है वो क्या है? हमारा डायरेक्ट टैक्स है. अब टैक्स कितने टाइप के होते हैं? एक तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है और एक होता है डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिससे आपको टैक्स लेना है, जब वही पर्सन आपको टैक्स दे रहा है, डायरेक्टली आपको टैक्स मिल रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रही है डायरेक्टली, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. जैसे इनकम टैक्स है, आपकी जो इनकम है 10 लाख, तो आपको उस पर जो टैक्स देना आप डायरेक्टली किसको देते हो? गवर्नमेंट को देते हो. बीच में कोई मेडिएटर्स नहीं होते, सिंपली गवर्नमेंट और जो टैक्स दे रहा है उस पर्सन के बीच में क्या होती है? डीलिंग होती है. सो वो तो क्या है हमारा डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट क्या होता है? जिसमें मेडिएटर्स होते हैं. जैसे हम जीएसटी पे करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो उसमें क्या होता है कि जो गुड हम परचेज करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है. अब आपने जो गुड परचेज किया, आपने एक शॉप से परचेज किया, उसने किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज किया होगा, तो टैक्स क्या है? मेडिएटर्स के बीच में आने के बाद गवर्नमेंट को पहुंच रहा है, तो वो क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स. सो हमारा जो इनकम टैक्स है वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी रिवेन्यू है वो गवर्नमेंट को रिवेन्यू तो चाहिए, गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तभी तो वो डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सकेगी. तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए, और जो बिगेस्ट सोर्स है रिवेन्यू का वो क्या है? इनकम टैक्स है. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट. कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? इनकम टैक्स है. क्योंकि जो भी इनकम से टैक्स आता है वो उसकी मेजोरिटी है. बाकी जितने भी टैक्स होते हैं सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स से ही हमारी गवर्नमेंट की रेवेन्यू आती है, जिससे वो डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा नेशन डेवलपमेंट हो, तो हमें चाहिए कि लोग इनकम टैक्स को पे करें. गवर्नमेंट नीड मनी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री. कि कंट्री में एक्ट्स हैं, लॉ है, ऑर्डर है, उनको मेंटेन करने के लिए, एक तरीके से कंट्री की प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग के लिए, प्रॉपर ऑपरेशंस के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, ताकि वो डेवलपमेंट कर सके, कि ब्रिज बना सके, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सके, ताकि हम ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें. तो वो रेवेन्यू हमें कहाँ से मिलती है? इनकम टैक्स से. इसलिए इनकम टैक्स क्या है? बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे नेशन के लिए. All these required mobilization of fund from various sources and it can be direct और indirect source. कि जो भी आपको नेशन में डेवलपमेंट करनी है उसके लिए आपको क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए, जो किन सोर्सेज से आ सकती है? डायरेक्ट से भी आ सकती है और इनडायरेक्ट से भी आ सकती है. और डायरेक्ट सोर्सेज का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? हमारा इनकम टैक्स. Income tax is a direct tax. Every person who is taxable income for the previous financial year exceed the minimum taxable limit. अब ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 10,000 रुपये अर्न किए हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है. ऐसा नहीं होता. टैक्स की एक लिमिट होती है कि कितने पैसे पे आपका जो टैक्स है वो लगना स्टार्ट होगा. वो हर सबके लिए अलग होती है. जैसे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं उसके लिए लिमिट अलग होती है, एक इंडिविजुअल के लिए अलग होती है, और सुपर सीनियर के लिए अलग होती है. सुपर सीनियर कौन होंगे? जिनकी एज क्या है? 80 है या फिर 80 प्लस है. सीनियर होंगे जिनकी 60 या 60 प्लस है, 80 के बीच में आती है. और बाकी जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी टैक्स लिमिट अलग होती है. तो जिस भी पर्सन की जो वैल्यू है, जितना भी उसने कमाया है, अर्निंग है, अगर वो उस लिमिट को क्रॉस कर देती है तो उसे टैक्स देना ही पड़ेगा. तो सिंपली मतलब क्या है कि अगर आपकी अर्निंग, अगर आपके पास जो पैसा है, आपकी इनकम है, वो उस लिमिट से ऊपर है, जितनी लिमिट गवर्नमेंट ने हमें दी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स तो देना पड़ेगा. अब टैक्स देने के अंदर 2 ईयर होते हैं, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. अब आपका जो इनकम टैक्स होता है ना, वो एनुअल टैक्स होता है. कि गवर्नमेंट बता देती है फॉर एग्जांपल कि 10% पर एनुअल लगेगा, कि 10% लगना है आपकी इनकम पे. कभी भी गवर्नमेंट ऐसे नहीं बताती कि आपके 6 महीने पे 5% लगेगा, अगले 6 महीने पे 4% लगेगा. वो पूरे एक एनम का बताती है, 12 महीने का, यानी कि 1 साल का इकट्ठा बताती हैं. फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना होता है. अब आपकी 1 साल की इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे, तो जिस साल की इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको तो हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर. जैसे आप मान के चलो कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. तो आज क्या है? आज जो भी डेट है, तो पिछले ईयर में जो थी, पिछले ईयर का जो रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर, उसमें जितनी भी इनकम हमने अर्न की है उस पे हम इस साल टैक्स लगाएंगे. क्योंकि 12 महीने होने के बाद ही तो टैक्स लग सकता है, क्योंकि ये क्या होता है? पर एनम टैक्स होता है. तो जिस ईयर की इनकम पे हम टैक्स लगाते
लगाते हैं उसे तो हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर हम टैक्स लगा रहे हैं उसे हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। कौन से ईयर होते हैं? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। जिस ईयर हमने इनकम अर्न की है 12 महीने, उस पे जब टैक्स लगाते हैं तो वो जो ईयर है जिसमें हमने इनकम अर्न की है वो कौन सा हो गया? प्रीवियस ईयर, क्योंकि पिछले साल की इनकम पे ही तो इसी साल टैक्स लगेगा। पिछले साल के 12 महीने हुए होंगे तभी तो हम उस पर टैक्स लगा सकेंगे। तो प्रीवियस यानी कि पिछला ईयर, असेसमेंट यानी कि जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, कि इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में कैसे आया, उसकी हिस्ट्री क्या है। सो इन इंडिया दिस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 1860, कि 1860 में सबसे पहले इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और वो किसने किया था? सर जेम्स विल्सन ने। और उसमें क्या था, वो ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही थी? फेस कर रही थी लॉसेज को। तो उन लॉसेज से डील करने के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए थी, पैसा चाहिए था। तो उसके लिए जब 1860 में फर्स्ट टाइम इसे क्या किया गया था? रिकॉग्नाइज किया गया था। इन 1886 सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड, यानी कि 1860 में जो इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था वो रिप्लेस किसने कर दिया? 1886 वाले ने। यानी कि उसमें कुछ कमियां रही होंगी, वो सही से वर्क नहीं कर रहा होगा, तो 1886 में नया एक्ट आ गया था। फिर उसके बाद और भी बहुत एक्ट आए। उसके बाद 1918 में एक एक्ट आया, लेकिन जो भी हमारे एक्ट आ रहे थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे, या फिर उनकी वर्किंग इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लॉन्ग टर्म के लिए रह सके। 1886 वाले को 1917 वाले ने रिप्लेस किया। उसके बाद 1922 में एक और एक्ट पास हो गया। जो 1922 में हमारा एक्ट आया वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उस कॉम्प्लिकेटेडनेस को कम करने के लिए हमने एक कमेटी बुलाई और उन्होंने हमें सजेस्ट किया 1961 में नए इनकम टैक्स के बारे में, जो फोर्स में कब आया? 1962 में, जो हमारा फाइनल टैक्स है। यानी कि जो हमारे एक्ट हैं वो कब से स्टार्ट हुए? 1860 से, लेकिन फाइनलाइज एक तरीके से कब हुआ? 1962 में, जब हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1962 आया। यानी कि जो पूरे इंडिया में लागू हो गया था और आज तक वही है। उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है? चेंजेस पर ईयर, उसमें कुछ ना कुछ इनकम के अकॉर्डिंग, पैसे के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक्ट हमने अभी भी वही अडॉप्ट कर रखा है, उसे रिप्लेस नहीं किया है। लेकिन जो पहले हमारे प्रीवियसली जो हमारे स्टार्टिंग में जितने भी एक्ट आए थे उन्हें कोई ना कोई एक्ट रिप्लेस करता रहता था। सो हमारा अब कौन सा एक्ट है? 1962। सिंस 1962 सेवरल अमेंडमेंट्स फॉर रिचिंग नेचर हैव बीन मेड इन इनकम टैक्स एक्ट बाय फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर। यानी कि हर साल कोई ना कोई चेंज होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, लेकिन एक्ट कौन सा चल रहा है हमारा? इनकम टैक्स एक्ट 1962। यानी कि 1962 के बाद हमने उसे रिप्लेस नहीं किया है, उसमें सिर्फ चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट्स किए हैं। लेकिन जो शुरुआत में जैसे हमारा 1860 में जो आया था उसे रिप्लेस किसने कर दिया था? 1886 वाले ने। फिर 1886 वाले को रिप्लेस कर दिया था 1918 वाले ने। फिर 1922, फाइनली कभी आया हमारा? 1962 में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट इज इट इज डायरेक्ट टैक्स। जो हमने मीनिंग में किया था तभी कर लिया था कि इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। सबसे बड़ा मीन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्ट टैक्स का, यानी कि जिससे भी हमें लेना है उससे हम डायरेक्टली ले लेते हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टली उस इंडिविजुअल से लेती है, बीच में मेडिएटर्स नहीं आते, तो वो क्या है? हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इट इज अ सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स यानी कि सेंटर, यानी कि पूरे नेशन पे लगता है, पूरे सेंटर पे लगता है, और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती, उसे हमारी क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इसीलिए ये क्या है? सेंट्रल टैक्स है। टैक्स ऑन टोटल इनकम, कि जो भी टैक्स लगता है वो आपकी टोटल इनकम पे लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इनकम आपने अर्न की है उस पे लग जाएगा, सिर्फ आपके एक महीने की इनकम पे लगेगा, सिर्फ 2 महीने की इनकम पे लगेगा। पूरे ईयर में, क्योंकि ये एक पर एनम टैक्स है, तो पूरे ईयर में जितनी भी इनकम आपने अर्न की है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर आती है उस सब पे क्या लगेगा? आपका इनकम टैक्स लगेगा। टैक्स एग्जेम्प्टेड लिमिट, यानी कि टैक्स की भी कुछ लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि जितना पैसा आपने अर्न किया है उस पर सेम टैक्स लगता है। हमारे जो सुपर सीनियर है, सीनियर है और इंडिविजुअल है, सबके लिए अलग अलग लिमिट होती है, एग्जेम्पशंस दी होती हैं। फॉर सीनियर सिटीजन, सिटीजन हुई, यानी कि सीनियर सिटीजन कौन होंगे? जिनकी एज क्या है? 60 है और 80 के बीच में है। 60 और 80 के बीच में जिनकी एज है वो किसके अंदर आते हैं? सीनियर सिटीजन के अंदर। तो जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उन्हें 3 लाख रुपए तक कोई भी
टैक्स नहीं देना होता, कि अगर उनकी इनकम पर एनम 3 लाख रुपए है तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर उसके ऊपर है तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे जो हमारे सुपर सीनियर हैं, यानी कि जिनकी एज क्या है 80 प्लस है, उनको 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर उनकी इनकम क्या है, पूरे साल में उन्होंने 5 लाख 4 लाख रुपए कमाए हैं तो उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे जो हम इंडिविजुअल्स हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उनको क्या है 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं देना होता है, वहां तक की एग्जेम्पशन होती है। उसके बाद जो हमारी अर्निंग है उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन एक फर्म और एक कंपनी, यानी कि पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, उनके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं होती। जितना भी उन्होंने, चाहे कितने ही रुपए उन्होंने अर्न किए हैं, 1 लाख भी अर्न किया है तो उन पे उसे टैक्स देना पड़ता है। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, कि हमारा जो टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, कि अभी हमने देखो डिस्कस किया कि हम एक इंडिविजुअल को 2,50,000 के बाद क्या करना होता है, टैक्स देना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो 2,50,000 तो आप हटा दोगे, क्योंकि उस पर तो आपको टैक्स देना नहीं। 7,50,000 जो बचे उस पर सारे पे सेम टैक्स नहीं होता। जैसे 5 लाख तक 10% लगेगा, 5 लाख के बाद की जो इनकम है उस पर 20% लग सकता है। तो वो जो है प्रोग्रेसिव है, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी बढ़ता रहेगा। सो इनकम टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव है नेचर में, यानी कि अगर इनकम आपकी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो आपका इनकम टैक्स भी ज्यादा टैक्स रेट भी बढ़ता रहेगा। सरचार्ज इज इम्पोज्ड, यानी कि सरचार्ज लगाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पर्सन की, अगर हर सुपर सीनियर सबके लिए अलग अलग होती है, लेकिन जैसे 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर आपकी अर्निंग 1 करोड़ से ज्यादा निकल जाती है तो टैक्स देने के साथ साथ आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स तो देना ही देना है, और सरचार्ज क्या होता है, टैक्स में और ऐड कर दो, थोड़ा और पैसा आपको गवर्नमेंट को देना होगा, क्योंकि आपकी अर्निंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, 1 करोड़ से भी ज्यादा है, तो आपको 15% सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, हमारे टैक्स में अगर हमारी इनकम एक सरचार्ज की लिमिट को क्रॉस कर जाती है, जो नॉर्मली 1 करोड़ देखी जाती है, तो अगर उसे क्रॉस करती है तो उसके ऊपर आपको सरचार्ज भी देना होता है। एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, कि जो भी आपकी इनकम है उस पे आपको एजुकेशन सेस देना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी एजुकेशन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सेक्टर ही उतना इंपॉर्टेंट है हमारी, और नेशन की डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन बहुत क्रूशियल है। तो उसके लिए मीन्स सेस क्या, जिसकी भी इनकम है, इनकम टैक्स में हम किस चीज को ऐड कर देते हैं, एजुकेशन सेस को, यानी कि 2%, 3%, 4%, जो भी रेट डिसाइडेड है उतने रेट का आपको एजुकेशन सेस देना होगा, जो आपकी इनकम का अमाउंट किस में जाएगा, बच्चों की एजुकेशन में जाएगा, चिल्ड्रंस को एजुकेट करने में जाएगा। नेक्स्ट इज टैक्स बर्डन, यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें टैक्स देना पड़ता है वो इसे क्या कंसीडर करते हैं, इसे एक बर्डन कंसीडर करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि उनकी इनकम से पैसा जा रहा है, तो टैक्स को एज अ बर्डन ट्रीट किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, इसे रेगुलेट कौन करता है हमारे इनकम टैक्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि CBDT। ये डायरेक्ट टैक्स का है, इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है हमारा इनकम टैक्स, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स क्या है, इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि इनकम टैक्स से जो हमें अमाउंट मिला उसे एलोकेट कैसे किया जाता है। अब हमने क्या बोला था, इनकम टैक्स हम क्यों लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू होती है, वो डेवलपमेंट कर सकती है। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसे एलोकेट करती है, यानी कि किस स्टेट को कितना देना है, किसके पास कितना रखना है, वो एलोकेट किया जाता है किस बेस पे, कि किस स्टेट को कितने डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, कि हमें किस इनकम पे टैक्स लगाना है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स, यानी कि हमें किस इनकम पे टैक्स लगाना है, वो इनकम टैक्स क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, इनकम टैक्स इज एनुअल टैक्स ऑन इनकम। ये हमने मीनिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि इनकम टैक्स क्या है, एनुअल है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने का इनकम टैक्स बता दिया जाएगा, 4 महीने का बता दिया जाएगा। इसका हमें क्या है, एनुअल रेट ही गिवन होता है, चाहे वो 30% है, 20% है, आपकी पर एनम की इनकम पे लगता है। ऐसा नहीं है कि 4 महीने का इनकम रेट इतना है, वो हमारी उस पे हमें निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि आपने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो अक्टूबर में स्टार्ट की, तो आपको इनकम टैक्स कितना देना पड़ेगा, किस किस मंथ का देना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक अलग से रूल आएगा कि 6 महीने का इनकम टैक्स इतना है, उसे हमें 12 से डिवाइड करके निकालना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स क्या है, पर एनम टैक्स है।
इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 2 ईयर होते हैं, प्रीवियस ईयर होता है और असेसमेंट ईयर होता है। प्रीवियस ईयर कौन सा है, जिसमें आप इनकम को अर्न करते हो, और असेसमेंट ईयर कौन सा है, जिसमें आप उसे कैलकुलेट करते हो, इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हो। तो इनकम टैक्स किस पे लगता है, जो प्रीवियस ईयर पे हमने इनकम अर्न की है उस पे हमारा इनकम टैक्स लगता है, और वो कब लगाते हैं हम, असेसमेंट ईयर में। टैक्स रेट आर फिक्स्ड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट, कि जो हमारा एनुअल फाइनेंस एक्ट है वो हमारे टैक्स रेट को फिक्स करता है कि कितनी उसकी लिमिट होगी, कितना उसका एग्जेम्पशन होगा, कितने पे कितना लगेगा, यानी कि कितना प्रोग्रेसिव होगा, 10 लाख के बाद कितना लगेगा, 12 लाख के बाद कितना लगेगा, ये टैक्स कौन डिसाइड करता है, टैक्स रेट, एनुअल फाइनेंस एक्ट। टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन डिफाइंड इन द सेक्शन, कि जितने भी लोग हैं जो उस सेक्शन के अंडर आते हैं, जिन्होंने उतने पैसे अर्न कर लिए हैं जिस पे हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो हर एक इंडिविजुअल को वो टैक्स देना होता है, वो उसकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टैक्स इज चार्ज ऑन द टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी कि जो भी आपके एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी इनकम को कंप्यूट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल अपने तरीके से अपनी इनकम को कंप्यूट कर देगा और उस पर टैक्स लगा लेगा, नहीं, जो परफॉर्मा हमारे इनकम टैक्स में है उसी बेस पे हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं और उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। अब हम कैसे, हमारी कौन कौन सी इनकम हो सकती है, टोटल इनकम इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम इन 5 हेड, कि हमारी इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है, और फिर इनको हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि आपको वेजेस या सैलरी मिल रही है, वो भी आपकी इनकम है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आप अपने घर को रेंट पे दे रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, मीन्स आपकी हाउस प्रॉपर्टी, जो आपकी प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो, जैसे आप डॉक्टर हो, टीचर हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो उससे जो आपको पैसा मिल रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो भी आपकी इनकम है। कैपिटल गेन्स हो रहे हैं या फिर अदर सोर्सेज, यानी कि जो भी चीजें इनकम के अंदर आती हैं वो सारी चीज, जो ये सारी अदर सोर्सेज, यानी कि और कोई तरीके से हमें इनकम मिल रही है, वो सारी चीजें हम किसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, इनकम के अंदर। और कैपिटल गेन्स में क्या होता है, जैसे लॉटरी वगैरह लग गई, उससे जो हमें पैसा मिला वो किसके अंदर आ जाता है, कैपिटल गेन्स। तो इन सब चीजों पे इनकम टैक्स लगता है। जो भी हमारी इन 5 हेड से हमें इनकम मिलती है उसको हम फाइनलाइज करते हैं, कंप्यूट करते हैं और उस पर इनकम टैक्स लगाते हैं। सिंपल परफॉर्मा ऑफ अप्लाइंग इनकम टैक्स, कि अब हम सिंपली देखते हैं कि इनकम टैक्स किस इनकम पे लगता है। अब आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, ऐसा सीधा नहीं है कि 10 लाख पे ही हम लगा देंगे, उसको कैलकुलेट करने का कि किस इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे एक परफॉर्मा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम ऑफ एवरी हेड इज कंप्यूटेड, यानी कि ये जो 5 हेड हमने किए थे इनमें से जिन जिन हेड से, मतलब आपको सैलरी भी मिलती है, आपको कैपिटल गेन भी हो गया, तो जिस जिस हेड से आपको इनकम आई है उसे आप क्या कर लोगे, कंप्यूट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी और हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, एंड मेक रिडक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्ट, और उसमें कुछ रिडक्शन करनी होती है, यानी कि जैसे आपको सैलरी से 1 लाख रुपए मिले हैं, कैपिटल गेन से 4 लाख मिले हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीधा हम 5 लाख ही कंसिडर कर लेंगे, उनमें कुछ डिडक्शन करनी होती है जो एक्ट में गिवन होती है कि ये चीजें उसमें से लेस कर दो, तो उन सब चीजों को हम लेस कर देंगे। तो पांचों की फिर जो हमने निकाला है, जहां जहां से हमें अर्निंग हो रही है उसमें से जब हम ये डिडक्ट कर देते हैं कि सैलरी में से हमने डिडक्ट कर दिया, तो सैलरी माइनस डिडक्शन जो हमारे एक्ट में मेंशन है, तो हमारी कौन सी इनकम आ जाएगी, एक्सेसिबल इनकम। तो एक्सेसिबल इनकम कैसे आएगी, जो हमारे ये 5 हेड हैं इनमें से जिससे भी हमें इनकम हुई है उसमें से जब हम जो डिडक्शन माइनस कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, एक्सेसिबल इनकम। नाउ टोटल द एक्सेसिबल इनकम, अब 5 की जो इनकम फ्रॉम सैलरीज की एक्सेसिबल इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की एक्सेसिबल, प्रोफेशन की, कैपिटल गेन्स की, सबकी एक्सेसिबल इनकम को जब हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबसे पहले हमारी क्या आती है, एक्सेसिबल इनकम, यानी कि 5 हेड में से जब हम डिडक्शन कर देते हैं तो हमारी वो 5 या 4 जितने भी होती हैं एक्सेसिबल इनकम आ जाती है। जब हम सारी उन एक्सेसिबल इनकम को ऐड कर देते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से भी हमने कुछ डिडक्शन करनी होती है जो परमिशेबल होती है हमारे उस एक्ट के अंदर, तो वो जब हम ग्रॉस टोटल इनकम में से वो जब डिडक्ट करते हैं तो हमारी क्या बच जाती है, टोटल इनकम। और टोटल इनकम वो इनकम होती है
है जिस पे हमें टैक्स लगाना होता है। ये हम एक एग्जांपल से देखते, देखो इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि मुझे अपना इनकम टैक्स पे करना है और मुझे इनकम 3 सोर्सेज से हुई है, एक तो अदर सोर्सेज, एक कैपिटल गेन से हुई है और एक सैलरी से हुई है। तो सबसे पहले मैं अपनी इनकम ऑफ सैलरी लिखूंगी, कैपिटल गेन्स लिखूंगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लिख लूंगी। ये मैंने तीनों यहाँ लिख लिए। अब हमें क्या करना था, उसमें से डिडक्शंस करनी थी जो भी उस एक्ट में गिवन है, यानी कि जो जो अमाउंट मुझे लेस करना है उसमें से वो मैंने लेस कर दिया। तो एक्सेसिबल इनकम किसकी आ गई, सैलरी की एक्सेसिबल इनकम आ गई, डिडक्शन कैपिटल गेन्स की आ गई और अदर सोर्सेज से ये मेरी क्या आ गई, एक्सेसिबल इनकम आ गई। अब एक्सेसिबल इनकम में से मुझे क्या करना था, एक्सेसिबल इनकम जो सैलरी की है, जितनी भी मेरी ये इनकम बची है इन तीनों को मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। तो मेरी क्या आ जाएगी, ग्रोस टोटल इनकम। देखो हमने क्या ऐड कर रखा है, एसेसेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी में से डिडक्ट करके जो इनकम आई है, एसेसेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन्स में से डिडक्ट करके जो आई है, और एसेसेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अदर सोर्सेज से डिडक्ट करके जो आई है। यानी कि ये जो तीनों हमारी एसेसेबल इनकम आई थी, इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारी क्या आ जाएगी, ग्रोस टोटल इनकम। अब ग्रोस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शन कर देंगे जो हमारे एक्ट में मेंशन होंगी, तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। और टोटल इनकम वो इनकम होती है जिसपे क्या लगता है, टैक्स लगता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, कि आपको समझ आ गया होगा कि टैक्स किस इनकम पे लगता है, वो हमने कंप्यूट कर लिया है। If you have any doubt, please mention in comment section. I will definitely make a short video on that. Thank you. Keep supporting.